नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकील लीगल नोट्स में। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल इस टॉपिक में ये उठता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो दोस्तों, आप इस सिचुएशन को इमेजिन करें कि अगर कोई भी एक नया इंटरनेशनल लॉ आया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे क्यों माने, किस बेसिस पे माने। क्या इंटरनेशनल लॉ जो नया आया है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अप्लाई होगा, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी उस लॉ को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो दोस्तों, इस क्यों का जवाब जो है सोर्सेज देती हैं। इसीलिए सोर्सेज गिव अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी टू द लीगल प्रोसेस बिकॉज वन इज एबल टू टेल व्हेन अ प्रोपोजिशन हैज़ बिकम अ लॉ। तो सोर्सेज जो है एक प्रोपोजिशन को लॉ बनाती है, लॉ बनाने में मदद करती है और उसको एक सर्टेनिटी देती है। तो कोई भी इंटरनेशनल लॉ अगर आए इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अप्लाई होने के लिए, तो उसकी वैलिडिटी ये सोर्सेज देती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 4 टाइप्स के जेन्युइन सोर्सेज को एक्नॉलेज किया है, और उन 4 टाइप के सोर्सेज को आर्टिकल 38 क्लॉज 1 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट में दे रखा है। नंबर 1 is international conventions, number 2 are international customs, number 3 general principles of law, number 4 judicial decisions and the teachings of internationally acclaimed jurists। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटीज़ की। अब ट्रीटीज़ है क्या? ट्रीटीज़ को हम काफ़ी सारे नेम से जानते हैं, जैसे कि कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट्स, डिक्लेरेशंस, कवरेंट्स एट्सेट्रा। तो ट्रीटीज जो हैं इनको हम हार्ड लॉ की तरह देखते हैं बिकॉज दे आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। अब बाइंडिंग ये स्टेट्स पे क्यों है? क्योंकि स्टेट्स ऑलरेडी एग्रीमेंट में आती हैं टू जॉइन द पर्टिकुलर ट्रीटी। ट्रीटीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा sunt servanda, मीनिंग सर्वेंट टू द पैक्ट। और इसी प्रिंसिपल की वजह से जो है ट्रीटीज इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल होती है और इसे एनफोर्स किया जा सकता है। ट्रीटीज जो है बायलैटरल हो सकती है 2 कंट्रीज के बीच में, और ट्रीटीज जो है मल्टीलैटरल भी हो सकती है बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज। अब दोस्तों, ट्रीटीज अगर बन सकती है तो ये टर्मिनेट भी किया जा सकता है। द कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग अ ट्रीटी कैन बी एज फॉलो। नंबर 1, एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि किसी भी ट्रीटी की एक्सपिरेशन पीरियड अगर ख़त्म हो जाती है तो वो ट्रीटी एक्सपायर हो सकती है। नंबर 2, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी इज़ फुलफिल्ड, यानी कि जो ट्रीटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस एम से वो ट्रीटी बनाई गई है वो फुलफिल हो गई है, तब ये ट्रीटी एक्सपायर हो सकती है। नंबर 3, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, यानी कि जो एक ट्रीटी में जितने भी पार्टीज़ हैं उन सब के म्यूचुअल कंसेंट से ट्रीटी समाप्त किया जा सकता है। नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ वन चीफ पार्टी, अगर एक ट्रीटी एक पर्टिकुलर कंट्री पे बेस्ड है जहाँ पर उस कंट्री की भूमिका अहम है, और लेकिन वही कंट्री जो है एक्सटिंक्ट भी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब ये ट्रीटी ख़त्म हो सकती है। नंबर 5, वॉर बिटवीन पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ के बीच में अगर कोई टाइप की वॉर हो जाती है तब ये ट्रीटीज टर्मिनेट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये टर्मिनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, और इसके साथ साथ हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स होते हैं हैबिट्स और प्रैक्टिसेस बिटवीन नेशन स्टेट्स। अब कस्टम्स जो हैं इंटरनेशनल लॉ तब बनती है जब ये 2 क्राइटेरियाज कंप्लीट करें। सबसे पहला, स्टेट प्रैक्टिस। स्टेट प्रैक्टिस यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन या एक पर्टिकुलर कस्टम जो एक स्टेट में कंसिस्टेंटली, कॉमनली फॉलो किया जा रहा है सिंस टाइम इमेमोरियल, और इसे इंटरनेशनल एक्रेडिशन भी मिला है, यानी इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट भी मिला है, तब ये एक कस्टम बन सकता है। नंबर 2, सेकंड क्राइटेरिया है स्टेट प्रैक्टिस के अलावा ओपिनियो जुरिस सिवे नेसेसिटस, यानी कि लीगल एक्शन, स्टेट के लीगल एक्शन से और लीगल पॉलिसी से जो वो सदियों से प्रैक्टिस करता चला आ रहा है,
और एक नेसेसिटी भी है, जो विच द कस्टम दैट बिकम्स अ नेसेसिटी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ इंटरनेशनल कस्टम इफ इट इज अग्रीड अपॉन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कस्टम्स की डेफिनेशन ये दी है कि कस्टम्स मस्ट नॉट ओनली बी अ सेटल्ड प्रैक्टिस बट ऑल्सो देयर मस्ट बी एन एविडेंस ऑफ बिलीफ दैट द प्रैक्टिस इज ऑब्लिगेटरी। तो दोस्तों उसके साथ साथ हम फिर बात करते हैं जुस कोजेंस की। जुस कोजेंस क्या है? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। जुस कोजन इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है, एक कंपेलिंग लॉ है, इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है कि वो यूएन चार्टर को भी ओवररूल कर सकता है। और इसका मेंशन हम सबसे पहले देख सकते हैं आर्टिकल 53 के वियना कन्वेंशन में। तो जुस कोजेंस जो है, कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ है लेकिन वो अगर एक कंट्री के कस्टम को ओवररूल कर रहा है, कंट्री के जुस कोजेंस को ओवररूल कर रहा है, जुस कोजेंस को अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो जुस कोजेंस में इतनी ताकत होती है कि वो उस इंटरनेशनल लॉ को ओवररूल कर दे। इंटरनेशनल लॉ में जुस कोजेंस का लेवल सबसे हाई होता है, इसीलिए इससे डेरोगेशन बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। अब आप फॉर एग्जाम्पल जुस कोजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: वेजिंग एग्रेसिव वॉर अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, स्लेवरी, पायरेसी एट्सेट्रा। तो इन लॉज से डेरोगेशन परमिसिबल बिल्कुल नहीं है, और अगर कोई भी कंट्री इन लॉज को डेरोगेट करती है, इन लॉ के वायलेट करती है, तो उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की। जनरल प्रिंसिपल्स जो है उन स्टेट्स में अप्लाई किया जा सकता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ उन स्टेट में अप्लाई किया जा सकता है जिसे सिविलाइज नेशन को टर्म किया गया है। सिविलाइज नेशन का मतलब यहाँ पर दोस्तों कोई इकोनॉमी या कोई पावरफुल कंट्री नहीं, बल्कि वो कंट्रीज है जहाँ पर एक लीगल सिस्टम हो, जहाँ पर एक जुडिशियल सिस्टम हो, और जहाँ पर इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को प्रैक्टिस किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर कोई भी कंट्री की लीगल सिस्टम फॉलो करती है तो वो कंट्री जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के कैटेगरी में आ जाती है, सिविलाइज नेशन के कैटेगरी में आ जाती है। इसको आर्टिकल 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी कहा गया है, नॉन एज पीस लविंग नेशंस। सिविलाइज नेशन को पीस लविंग नेशंस भी कहा गया है, तो उनमें भी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों इसका हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, कॉर्फू चैनल केस। कॉर्फू चैनल केस में दोस्तों आईसीजे ने पहली बार जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का यूज़ किया है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो नॉर्मल कोर्ट्स या डोमेस्टिक कोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन आईसीजे ने पहली बार कॉर्फू चैनल केस में जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंसिडर किया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों जुडिशियल डिसीजंस के बारे में। जुडिशियल डिसीजंस एंड वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट्स हम देख सकते हैं आर्टिकल 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में, जो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59। इसका मतलब ये वाला क्लॉज जो है आर्टिकल 59 के प्रोविजंस के हिसाब से चलेगा। अब आर्टिकल 59 आईसीजे का ये कहता है कि द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट कैन ओनली हैव बाइंडिंग वैल्यू ऑन द पार्टीज प्रिवी टू दैट केस। यानी कि आईसीजे का डिसीजन सिर्फ एक केस पे लागू होगा और सिर्फ उन पार्टीज पे लागू होगा जो उस केस से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आईसीजे में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स का यूज नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट्स नॉर्मली क्या होते हैं? प्रेसिडेंट्स यूजुअली हम कोट करते हैं क्योंकि उसकी एक बाइंडिंग वैल्यू होती है। किसी भी कोर्ट पे एक प्रेसिडेंट का एक बाइंडिंग वैल्यू होता है, इसीलिए हम नॉर्मली प्रेसिडेंट्स का यूज करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, स्टे डिसाइसिस की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट्स यूज नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीजे जो है
प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस को कंसिडर नहीं कर सकती है। जैसे हम केसेस देख सकते हैं निकारागुआ वर्सेस यूएसए और एलाबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन में आईसीजे ने प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस को कंसिडर किया है। फिर हम दोस्तों बात करेंगे ज्यूरिस्टिक वर्क्स की, ज्यूरिस्टिक वर्क्स ऑफ क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। ज्यूरिस्टिक वर्क्स ऑफ क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट हम बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट जैसे कि जॉन ऑस्टिन, जेरेमी बेंथम, ह्यूगो ग्रोशियस, हार्ट, तो इन सब के जो भी काम है इनको इंटरनेशनल एक्रेडिशन मिल रखी है, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिल रखी है। अब ये जानने की बात है दोस्तों कि इनका जो भी काम है, इनके जो भी वर्क और आइडियोलॉजी है, इट इज यूज टू डिस्कवर लॉ। जो नियम है, जो कानून है, जो लॉ है, इसको डिस्कवर करने के लिए इनका काम यूज किया जाता है। तो इनका काम इज बेसिकली अ टूल टू डिस्कवर लॉ एंड इट इज नॉट लॉ पर से। जो इनके काम है, इनकी आइडियोलॉजी है, वो लॉ नहीं है, बस लॉ डिस्कवर करने के लिए एक टूल है। इनके वर्क्स जो हैं, इन्होंने पूरे जिंदगी इनकी एक्सपेरिमेंट्स, स्टडीज और वैल्यूएबल कंक्लूजन्स डिराइव की है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिल रखी है। द कोर्ट ऑल्सो में रिजॉर्ट टू दिस व्हेन देयर इज नो ट्रीटी, कस्टम और जनरल प्रिंसिपल्स। ज्यूरिस्टिक वर्क्स का इस्तेमाल कोर्ट तब कर सकता है जब कोई ट्रीटी, कोई पर्टिकुलर ट्रीटी, कोई कस्टम या जनरल प्रिंसिपल्स का यूज ना हो। फिर हम बात करेंगे दोस्तों एक्स एको एट बोनो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कोर्ट कैन डिसाइड अ केस सबमिटेड टू इट ऑन एक्स इक्वो एट बोनो, यानी कि अगर पार्टीज की सहमति हो, दोनों पार्टीज की अगर सहमति हो, तो कोर्ट जो है जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के बीच में, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे एक केस को डिसाइड कर सकती है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 38 क्लॉज 2 ऑफ आईसीजे। लेकिन एक बात ये याद रखने की बात है दोस्तों कि ये वाला प्रिंसिपल कोर्ट तभी इस्तेमाल कर सकता है जब दोनों पार्टीज साथ में सहमति दे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सॉफ्ट लॉज। सॉफ्ट लॉज जैसे कि नाम ही बताता है, ये सॉफ्ट लॉ है, रियल लॉ नहीं होता और सिर्फ परसुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ड लॉज जैसे कि ट्रीटीज, कस्टम्स, जिस पर इंटरनेशनल लॉ पर एक बाइंडिंग इफेक्ट होता है, जिनका इंटरनेशनल लॉ पर बाइंडिंग इफेक्ट होता है, उतना पावर जो है सॉफ्ट लॉज के पास नहीं होता। सॉफ्ट लॉज जैसे कि एग्रीमेंट्स, प्रिंसिपल्स, डेक्लरेशन या कोई अनऑफिशियल रिकमेंडेशन इंटरनेशनल लॉ में एक हार्ड लॉ के तरह यूज नहीं किया जा सकता और ये बाइंडिंग नहीं होती। तो दोस्तों बस इतना ही है आज के टॉपिक के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, क्योंकि हम और भी नए कंटेंट्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।